हेलो दोस्तों, मैं हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है अमेरिका में औद्योगिक विस्तार का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिकी आर्थिक विकास के अनेक कारण थे। प्रथम, यहाँ कोयला, लोहा, लकड़ी, पेट्रोलियम आदि कच्चे मालों की प्रचुरता थी। यहाँ मजदूरों की अधिकता थी। इनमें कुछ मजदूर तो विदेश से भी आए थे। अमेरिकी शिल्प विज्ञान उच्च कोटि का था। कुशल अमेरिकियों ने अनेक नई नई मशीनों का आविष्कार किया। उद्योगपतियों ने अपने व्यावसायिक संगठन में बड़ी अभिरुचि ली। वस्तुओं की खपत के लिए बाजार भी उपलब्ध था। देश की जनसंख्या में वृद्धि और यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप बाजार विस्तृत हो गया। सरकार उद्योगों के विकास के लिए आर्थिक सहायता देने लगी तथा सीमा शुल्क की दर ऊंची करके देसी उद्योगों के पनपने का अवसर दिया गया। बैंकों ने भी व्यापार व्यवसाय के विकास में योगदान दिया। इतिहासकार चार्ल्स और मैरी बियर्ड के अनुसार औद्योगिक विकास में इंग्लैंड ने जो 100 वर्षों में किया उसे अमेरिका ने 50 वर्षों में ही कर दिखाया। अमेरिका विश्व में निर्माताओं का पहला देश बन गया। दक्षिण बगान मालिकों का देश की राजनीति में प्रभाव कम हो गया। फलस्वरूप उद्योग धंधों के विकास का रास्ता खुल गया। उत्तरी पूंजीपतियों ने कारखानों में पूंजी लगाई। देश का औद्योगिकरण और शहरीकरण शुरू हो गया और नगरों का महत्व बढ़ गया। तो दोस्तों, अमेरिका में औद्योगिक विस्तार के कई कारण थे। जैसे कि वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का अभाव नहीं था। वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन मौजूद थे, जैसे लोहा, लकड़ी, पेट्रोलियम, तेल। और साथ ही साथ वहाँ की जो सरकार थी अमेरिका की, उसने भी वहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए नए नए कानून अपनाए। जो संगठन थे, औद्योगिक संगठन, उनको आर्थिक सहायता प्रदान की और साथ ही साथ उन्होंने खुद भी जो है इसमें निवेश किया। और 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका में पूंजीपति वर्ग काफ़ी उभर कर आ चुके थे, जिन्होंने औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दोस्तों, इतिहासकार मानते हैं कि अमेरिका का जो औद्योगिक विस्तार था, उसका जो विकास था, वो इंग्लैंड की तुलना में काफ़ी तेज़ गति से हुआ। और वो कहते हैं कि जहाँ इंग्लैंड ने अपने औद्योगिक विकास में 100 साल लिए, तो वहीं अमेरिका ने इसको केवल 50 वर्षों में ही कर दिखाया। और इस औद्योगिकरण के चलते ही अमेरिका में शहरीकरण शुरू हो गया, जिसकी वजह से नगरों की स्थापना हुई और नगरों का महत्व बढ़ने लगा। व्यवसायियों का उदय 1865 और 1900 के बीच अमेरिकी व्यवसाय एकाधिकार की ओर उन्मुख रहा। देश के उद्योग धंधे अधिक से अधिक लोगों के लिए उत्पादन करने लगे। छोटे छोटे निगमों को एक में मिला लिया गया और इन्हें एक में मिलाकर व्यापार संघ बनाया गया। इसके सदस्य आपस में प्रतियोगिता नहीं करते थे और मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। इस तरह के व्यापार संघ को संघ कहा जाता था। इसके ऊपर न्यास परिषद का नियंत्रण होता था। तो दोस्तों, अब जो अमेरिका में जो उद्योग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा एकाधिकार की ओर बढ़ने लगे और वहाँ पर जो उत्पादन होता था उद्योग धंधों में, वो वहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे। और वहाँ पर जो पहले से मौजूद छोटे छोटे निगम थे, जो पहले से ही व्यापार कर रहे थे, उन सबको मिलाकर एक संघ बनाया गया, जिसके ऊपर न्यास परिषद का नियंत्रण होता था। इस्पात तथा तेल 1865 से अमेरिका में इस्पात युग प्रारंभ हुआ। विलियम कैली नामक एक अमेरिकी ने लोहा से इस्पात बनाने की विधि खोज निकाली। इस्पात का उपयोग रेलवे इंजन, रेलवे लाइनों को बिछाने, बड़े बड़े कारखानों आदि में किया जाने लगा। पश्चिमी पेंसिल्वेनिया और पूर्वी ओहियो में अनेक लोग उद्योग इस्पात तथा तेल 1865 से अमेरिका में इस्पात युग प्रारंभ हुआ। विलियम कैली नामक एक अमेरिकी ने लोहा से इस्पात बनाने की विधि खोज निकाली। इस्पात का उपयोग रेलवे इंजन, रेलवे लाइनों को बिछाने, बड़े बड़े कारखानों में आदि में किया जाने लगा। पश्चिमी पेंसिल्वेनिया और पूर्वी ओहियो में अनेक उद्योग थे, अतः वहीं इस्पात उद्योग कायम किए गए। इन क्षेत्रों में लोहे और कोयले की प्रचुरता थी। पीटर्सबर्ग में इस्पात का काफ़ी उत्पादन होने लगा। इस्पात उद्योग के विकास के फलस्वरूप नए नए लोह खदानों की खोज शुरू हो गई। पेट्रोलियम उद्योग का भी विकास हुआ। पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में पेट्रोलियम की खानों का पता लगाया गया। सर्वप्रथम जॉर्ज एच बिसेल ने प्रकाश पैदा करने के रूप में इसकी उपयोगिता का पता लगाया। तो दोस्तों, 1865 के बाद अमेरिका में इस्पात का युग प्रारंभ हो गया, क्योंकि वहाँ पर इसके इस्तेमाल से रेलवे लाइन बनाई जाने लगी, रेल बनाई जाने लगे और बड़े बड़े जो कारखाने थे वो स्थापित किए जाने लगे। और जिन खदानों से इसको प्राप्त किया जाता था,
उसकी सुविधा के लिए इन्होंने उन खदानों के पास में ही जो है उद्योग धंधों को स्थापित करना चालू कर दिया। और इसकी उपयोगिता उस समय इतनी बढ़ गई थी कि नए नए खदानों की खोज भी उस समय चालू कर दी गई। और साथ ही साथ इस समय पेट्रोलियम उद्योग का भी विकास होने लगा, उसकी भी नई नई खानों का पता लगाया जाने लगा। रेल मार्गों का विस्तार। 1860 में संयुक्त राज्य में रेलगाड़ी सबसे बड़ा उद्योग था। रेल मार्गों के विस्तार से आर्थिक विकास की गति तेज हो गई। कच्चे माल और निर्मित मालों के परिवहन में सुविधा हो गई। फलस्वरूप रेल यात्रा सुगम और सुविधाजनक हो गई। 1893 में दक्षिणी रेलवे का गठन किया गया। यह रेल मार्ग वाशिंगटन से न्यू ऑरलाइंस तक जाता था। 1862 में कांग्रेस ने एक कानून बनाया जिसे 1864 में संशोधित किया गया। इसमें दो रेल मार्ग निगम यूनियन पैसिफिक और सेंट्रल पैसिफिक को पश्चिम की ओर रेलवे लाइन बिछाने के लिए कहा गया। इसके लिए कांग्रेस ने सार्वजनिक भूमि और आवश्यक धन की स्वीकृति दी। ग्रेट नॉर्दर्न को छोड़कर सभी रेल मार्ग राष्ट्रीय या राज्य सरकारों की आर्थिक सहायता से निर्मित किए गए। तो दोस्तों, रेलवे के विकास ने अमेरिका में औद्योगिक विकास की गति को काफ़ी तेज कर दिया, क्योंकि कच्चे माल को और निर्मित माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी आसान हो गया, काफ़ी सुविधाजनक हो गया। 1862 में कांग्रेस ने एक कानून बनाया जिसके अंतर्गत उसने यूनियन पैसिफिक और सेंट्रल पैसिफिक नामक दो निगमों को पश्चिम की ओर रेलवे लाइन बिछाने की जिम्मेदारी सौंपी, और साथ ही साथ कांग्रेस ने उनको आर्थिक सहायता भी दी और इसके लिए उन्होंने ज़मीन भी मुहैया करवाई। नगरों का विकास। देश का औद्योगिकरण और शहरीकरण एक साथ हुआ। नगर औद्योगिक केंद्र बन गए। गांव से लोग औद्योगिक नगरों की ओर चल पड़े। अधिकांश लोग शहरी जीवन पसंद करने लगे, क्योंकि शहरों में जीवन उपयोगी अनेक सुविधाएं उपलब्ध थी। वहां गांव की अपेक्षा मजदूरी अधिक मिलती थी। 1885 में उद्योगपतियों ने श्रम संविदा कानून के अंतर्गत मजदूरों का आयात किया। उन्हें अमेरिका आने के लिए किराया दिया जाता था, जो बाद में उनकी मजदूरी से काट लिया जाता था। तो दोस्तों, अमेरिका में औद्योगिकरण और शहरीकरण दोनों एक साथ हुआ, क्योंकि जो नगर थे वो औद्योगिक केंद्र बन गए थे और गांवों से मजदूर जो थे नगरों की ओर पलायन करने लगे थे, क्योंकि शहरों और नगरों में जो मौलिक जीवन की मूलभूत ज़रूरतें थी वो सब पूरी हो जाती थी, और साथ ही गांवों की तुलना में शहरों में मजदूरी भी ज़्यादा मिलती थी। और उद्योगपतियों ने अपने मुनाफे के लिए 1885 में श्रम संविदा कानून बनवाया, जिसमें उन्होंने बाहर से मजदूरों को अमेरिका में आयात किया। उनको आने जाने का किराया दिया जाता था, लेकिन जो उनकी मजदूरी होती थी उसमें से ये पैसा काट भी लिया जाता था। पूंजीवादी व्यवस्था। नए बड़े उद्योगों के उदय के फलस्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। आर्थिक क्रांति ने अमेरिका में एक नए शासक वर्ग को जन्म दिया। इसमें उद्योगपति और बैंकर थे। इनमें से कुछ ने छोटे मोटे काम से अपना जीवन शुरू किया। यह लोग राजनीतिक दलों को चंदा देकर संघीय और प्रांतीय सरकारों पर प्रभाव रखते थे। तो दोस्तों, बड़े बड़े उद्योगों के फलस्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था का अमेरिका में जन्म हुआ, जिसके चलते कुछ शासक वर्ग यानी कि कुछ पूंजीपति लोग भी उभरे। इनमें उद्योगपति और बैंकर शामिल थे। इन्होंने अपने जो जीवन की शुरुआत की वो छोटे मोटे उद्योगों से की, लेकिन आगे चलकर इनके उद्योग काफ़ी बड़े हो गए और ये राजनीतिक स्तर पर भी प्रांतीय सरकारों को चंदा देकर उनको प्रभावित भी करने लगे, और इस तरीके से ये लोग राजनीति पर भी प्रभाव डालने लगे। सरकारी सहायता। अमेरिका के औद्योगिक विकास में संघीय सरकार ने भी सहायता दी। संविधान ने संपत्ति के अधिकार की रक्षा की। उसने राज्य पर दबाव डाला कि वे संविदाओं की रक्षा करें। संविदा के अंतर्गत निगम का चार्टर भी आता था। निगम समूचे देश में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकता था। गृह युद्ध के बाद शासन के सभी अंगों पर ऐसे लोगों का अधिकार हो गया जो व्यापारियों के दृष्टिकोण से सहानुभूति रखते थे। रिपब्लिकन पार्टी व्यापारिक विस्तार को बढ़ावा देना चाहती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी व्यापारिक हितों की रक्षा के प्रति अपना रुझान प्रकट किया। सार्वजनिक भूमि के सीधे अनुदानों तथा बिक्री और होमस्टीड एक्ट कार्यान्वयन ने व्यापारिक निगमों को यह अवसर दिया कि वे अविकसित पश्चिम के अनेक प्राकृतिक संसाधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर ले। तो दोस्तों, अमेरिका में औद्योगिक विकास के लिए सरकारी सहायता भी प्रदान की गई, जिसके लिए संपत्ति की रक्षा की गई, संविदाओं की रक्षा की गई, और उसी संविदा में निगम का चार्टर भी आता था, जिसके चलते निगम जो थे पूरे अमेरिका में स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते थे। और सरकारी सहायता का दूसरा सकारात्मक पहलू ये था कि गृहयुद्ध के बाद शासन में जितने भी अधिकारी थे, जितने भी लोग थे, वह सब व्यापारिक दृष्टिकोण रखते थे और व्यापार के प्रति अपनी सहानुभूति रखते थे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दिशा में कार्य किया। सार्वजनिक भूमि मुहैया करवाई गई,
ऐसे एक्ट पास किए गए जिसके तहत निगमों का अमेरिका के प्राकृतिक संसाधन पर स्वामित्व और प्रभुत्व स्थापित हो गया। न्यायिक संरक्षण। न्यायालयों ने यह निर्धारित किया कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे निगम अपने निवेश पर उचित लाभ अर्जित ना कर सके। कितना लाभ उचित है यह तय करने की जिम्मेदारी न्यायालयों ने अपने ऊपर ले ली। अन्य उद्योग। औद्योगिक उन्नति का अनेक मानव गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा। कुछ आविष्कारकों ने खेती के क्षेत्र में उपयोग होने वाले यंत्रों का आविष्कार किया। टाइपराइटर, जोड़ने वाली मशीन और कैश रजिस्टर ने व्यापारिक प्रक्रिया को आसान बना दिया। सिलाई की मशीनों ने कपड़े के सीने को आसान कर दिया। रेफ्रिजरेशन तथा डिब्बों में खाने को बंद रखने की प्रणाली ने लोगों की खान पान की आदतों को बदल दिया। तो दोस्तों, कुछ अन्य उद्योग भी थे जिसके चलते अमेरिकी लोगों का जीवन काफ़ी आसान हो गया, जैसे टाइपराइटर जिससे कि व्यापार का हिसाब किताब रखने में आसानी होने लगी। सिलाई मशीन जिससे कपड़े सीने में आसानी हुई। रेफ्रिजरेशन जिसने डिब्बों में खाना बंद रखने की प्रणाली को विकसित किया, जिससे कि अमेरिकी लोगों का खान पान भी बदलने लगा, उनकी आदतें बदलने लगी। ट्रस्ट विरोधी कानून। 1880 के दशक में विभिन्न उद्योगों में एकाधिकार की प्रवृत्ति ने अमेरिकी जनता को आशंकित कर दिया और उसने इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए कानून बनाने की पैरवी की। 1890 में कांग्रेस ने सर्वसम्मति से शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट पास किया। इस अधिनियम की पहली धारा में कहा गया कि यदि कई राज्यों के बीच या विदेशी राज्यों के साथ मिलकर बनाए गए समझौतों अथवा निगमों से व्यापार या व्यवसाय में रुकावट पड़े तो वे गैर कानूनी समझे जाएंगे। दूसरी धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति व्यापार या व्यवसाय के किसी अंश पर एकाधिकार प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसे दोषी माना जाएगा। तो दोस्तों, 1880 के दशक तक अमेरिका में कुछ उद्योग ऐसे थे जिनके ऊपर एकाधिकार स्थापित हो गया था, जिसके चलते जनता नाराज थी और इसीलिए इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जनता ने कुछ ऐसे एक्ट पास करवाने के लिए सरकार पर दबाव डाला जो एकाधिकार का विरोध करते हो। और जनता के दबाव के चलते कांग्रेस ने 1890 में शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट पास किया, जिसमें कहा गया कि निगमों और व्यवसायियों के बीच में ऐसा कोई भी समझौता जिसके चलते अमेरिका के व्यापार और व्यवसाय में रुकावट आती हो वो गैर कानूनी माने जाएंगे। और साथ ही इस एक्ट में यह भी कहा गया कि कोई व्यापारी या फिर कोई भी उद्योग किसी व्यापार में अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश करता है तो उसे दोषी माना जाएगा। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर। 1881 में न्यूयॉर्क के सिगार निर्माता सैमुअल गोम्पर्स के नेतृत्व में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना हुई। इस श्रमिक संघ ने धीरे धीरे उन्नति की। 1900 तक इसकी सदस्य संख्या 5,50,000 हो गई। इस नए ढंग के श्रमिक संघ आंदोलन में कठोर अनुशासन, वेतनों की नियमित अदायगी और वेतनभोगी अफसरों के अधीन केंद्रीय नेतृत्व पर जोर दिया गया था। यूनियन के लिए ये आवश्यक था कि वह आरक्षित कोष एकत्रित करे तथा हड़तालों के समय मजदूरों को आर्थिक सहायता दे। अमेरिकी श्रमिक संघ का मुख्य लक्ष्य सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देना था। मजदूरों के लिए किसी काम पर लगने से पहले यूनियन का सदस्य होना आवश्यक था। अमेरिकी श्रमिक संघ ने किसी विशेष राजनीतिक दल का साथ नहीं दिया। उसने कांग्रेस के सदस्यों पर दबाव डालकर ऐसे कानूनों को पास कराने की कोशिश की जो श्रमिकों के हित में हो। गोम्पर्स के राजनीतिक कौशल के कारण अमेरिकी श्रमिक संघ को अमेरिकी समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया। हड़तालों के कारण अनेक मालिकों को सामूहिक सौदेबाजी के आगे झुकना पड़ा। मजदूरों के वेतन बढ़ गए और काम के घंटों में कमी हो गई। तो दोस्तों, 1881 में न्यूयॉर्क में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की गई और 1900 तक इसके सदस्यों की संख्या में 5,50,000 की बढ़ोतरी हुई। और इस संघ में जो है लेबरों के अनुशासन, उनके नियमित वेतनों की अदायगी पर जो है ध्यान दिया जाता था। और यह यूनियन जो थी यह हड़तालों के लिए मजदूरों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करती थी और मजदूरों को किसी भी काम के लिए इसका सदस्य होना जरूरी था। इस यूनियन ने कांग्रेस पर दबाव डालकर ऐसे कानून बनाए जो श्रमिकों के हित में हो और उनके लिए कार्य करे। और इसी तरह के श्रमिक यूनियन के चलते अमेरिका में मजदूरों के वेतन बढ़ गए और साथ ही उनके काम करने के घंटे कम हो गए। अमेरिका के औद्योगिक विकास की जड़ें अमेरिका में ही मौजूद थी। अमेरिका में प्राकृतिक संसाधन, पूंजी तथा सरकार की आर्थिक सहायता ने औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। न्यायालयों ने उन कानूनों को
पास किया जिससे व्यापार के विकास को बढ़ावा मिलता हो। साथ ही साथ उसने एकाधिकार के खिलाफ कानून बनाए जिससे व्यापार में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस समय श्रमिक संघ ने श्रमिकों की दशा, उनके वेतन और कार्य करने के घंटों में स्थिरता प्रदान की। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।